Hello everybody, welcome back to UPSC with HM. So in today's video, we'll be talking about another very important aspect of prelims preparation, that is giving test and also how to analyze a particular test in the right way. ठीक है. So prelims के लिए हम सब टेस्ट देते हैं, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देते हैं, but actually it is more important to analyze that test than to actually giving the test. ठीक है. तो काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि टेस्ट देने के बाद का प्रोसेस क्या होता है. हम टेस्ट देते हैं फिर हम उसे छोड़ देते हैं या उसका प्रॉपरली यूटिलाइज उसे नहीं करते हैं. जितना हम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं देने में, अगर हमें उसका रिटर्न उतना ना मिले, देन देर इज़ नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग दैट मच टाइम, है ना. आज के वीडियो में हम इसी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, जैसे कि हाउ मैनी, कितने टेस्ट देने चाहिए, देन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, देन कौन से टेस्ट देने चाहिए, कौन सी कोचिंग के टेस्ट देने चाहिए, क्या कोई पेड टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या फिर जो मार्केट में टेस्ट आते हैं वो, इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे. ठीक है. वीडियो एंड तक देखना. एंड ऑल्सो एट द एंड आई वुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड अवॉइड, है ना. ये कौन कौन से क्वेश्चंस हमें माइंड में रखने होते हैं जब हम प्रीलिम्स की कोई भी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. And then also I'll also be talking about how to find the optimal number of questions that you should aim at, and this is on the basis of my own experience. I'll also be telling you this कि मैंने क्या realize किया over the 3 attempts. तो ये सब I'll tell you at the end. ठीक है. So let's begin. So the first thing which should be clear, ये वीडियो को हम बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट रखेंगे. ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी आपके सारे डाउट्स एड्रेस हो जाएं एंड आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट शुड बी द पर्पस बिहाइंड गिविंग अ टेस्ट. अगर मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए कि इस टेस्ट से मुझे क्या क्या चीज़ें निकालनी है. व्हाट शुड बी माई गेन बाई गिविंग दैट टेस्ट. ठीक है. तो पहली चीज़ होती है कंसेप्ट क्लैरिटी. जब भी मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एनवायरनमेंट पढ़ लिया या मैंने साइंस पढ़ लिया या फॉर दैट मैटर मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, पढ़ के हमें नहीं रियलाइज़ होता कि हमारे दिमाग में क्या चीज़ें गई हैं और क्या नहीं गई हैं. वो सब चीज़ें तभी चेक होती हैं व्हेन वी अटेम्प्ट अ टेस्ट. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे टेस्ट देके. यही हमारा मेन पर्पस होना चाहिए किसी भी टेस्ट को देने के पीछे. देन आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स एंड योर वीक पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, जब मैं पॉलिटी के टेस्ट अटेम्प्ट करती थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसे जो पंचायत वाला जो टॉपिक होता है, पंचायती राज, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है मुझे. देन मुझे पार्लियामेंट वाले चैप्टर से मेरी बहुत मिस्टेक्स आती हैं. तो हमें ये सब आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे. देन बेटर रिविजन एंड अटेंशन. ऑफ कोर्स जब हम टेस्ट को देते हैं और हम वहाँ कोई गलती करेंगे तो वो पॉइंट आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, वर्सेस कि अगर आप जस्ट रीड कर रहे हो उसे. देखो, अगर आप किसी चीज़ को 5 बार रीड कर लो और उस चीज़ को एक बार गलत कर लो तो एक बार गलत करके आपको ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहेगा. ठीक है. उसके बाद आता है टू ब्रॉडन योर नॉलेज. अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे आपने कोई भी सोर्स रेफ़र किया हो, ठीक है, तो उन सोर्स ज़रूरी नहीं है कि वहीं से सब चीज़ें आएँ. हमें वो चीज़ ब्रॉड करनी है, लेकिन हम सब चीज़ें खुद से नहीं पढ़ सकते. तो हम क्या करते हैं, ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं. इसमें जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा, कुछ नए टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, तो वो हमारे नॉलेज को ब्रॉडन करेगा. एंड दिस स्पेशली हेल्प्स विद हिस्ट्री एंड कल्चर. क्योंकि ऐसा होता है कि कल्चर और हिस्ट्री पे हमारे जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं एंड इट इज़ थोड़ा सा वेग ऑल्सो, लाइक थोड़ा रैंडम आता है. तो हम नहीं पढ़ सकते सारी किताबें, और हर किसी को हिस्ट्री उतनी नहीं भी सूट करती, तो लोग नहीं भी पढ़ते हैं. जैसे कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जो मेडिवल हिस्ट्री को छूते भी नहीं हैं या उसको छोड़ के चले जाते हैं एंड दे जस्ट रिलाई अपॉन द टेस्ट. तो ठीक है, तो इतना भी एक्सट्रीम नहीं करना कि किसी भी सब्जेक्ट को छूना भी नहीं है. बट जस्ट फॉर दैट मैटर आई एम सेइंग कि कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसकी नॉलेज इन्हांस करने में टेस्ट आपको हेल्प करेंगे. ठीक है. देन ये तो बात हो गई यहाँ तक सेक्शनल टेस्ट की. ठीक है. तो सेक्शनल टेस्ट हमें ये सब हेल्प करते हैं. अगर मैं एफएलटी की बात करूँ कि हम एफएलटी क्यों देना चाहिए हमें, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, इसका सिर्फ एक ही रोल होता है प्रिपरेशन में प्रीलिम्स की, टू एक्चुअली चेक दी ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एफएलटी का मेरा मतलब है 100 नंबर का टेस्ट, 100 क्वेश्चंस का टेस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हो. बोलो जो हमारा जैसे पेपर आता है, इसको हम तब देते हैं एट द लेटर स्टेज ऑफ आर प्रेपरेशन प्रीलिम्स की, है ना, मार्च अप्रैल के बाद, टू चेक द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो टू चेक द गेस वर्क्स. ठीक है. तो एफएलटी के सिर्फ 2 ही रोल होते हैं. अभी इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे. तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि पर्पज़ क्या होना चाहिए टेस्ट के पीछे. सिर्फ इसीलिए नहीं देना है कि किसी ने बोला है कि 60 मार्क्स दे दो,
60 टेस्ट दे दो तो प्रीलिम्स हो जाएगा, या मैंने इतने दिए थे, नहीं, नंबर के पीछे नहीं भागना है। यू शुड जस्ट गिव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेस्ट, जितने भी दिए हैं इस पर्पज़ के साथ देने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो अब ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, कि जो हमें फॉलो करने हैं। अब सपोज़ करो एक हमने सेक्शनल, हाँ पहले तो सबसे पहले मैं यही बता दूँ कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, अगर आपने आज से शुरू किया है प्रीलिम्स का, सपोज़ एक हफ्ते आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब ये प्लान आपने बना ही लिया होगा। वैसे आई विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद दैट वीडियो, जिसमें मैं पूरा प्लान बता दूंगी कि किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। तो लेट्स सपोज़ कि अभी 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो। तो क्या करना है, जब मैंने पॉलिटी रिवाइज़ कर लिया 7 दिनों में, या चलो 5 दिनों में, छठे दिन मैं क्या करूँगी, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लूँगी, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट मतलब यूजुअली सेक्शनल टेस्ट जो आते हैं कोचिंग्स के, उसमें सारा सिलेबस एक बार में नहीं कवर्ड होता। तो सपोज़ एक कोचिंग ने पॉलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो पहला आधा सिलेबस पॉलिटी का एक टेस्ट में कवर हो रहा है उसमें, लेकिन होंगे 100 क्वेश्चन ही देने हमें, सारे 100 क्वेश्चन वाले ही टेस्ट हैं, मतलब दिस इज़ हाउ आई डिड इट, ठीक है। तो मान लो पॉलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला सेक्शनल टेस्ट, दूसरा सेक्शनल टेस्ट, दोनों मैं अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है। जस्ट आफ्टर रिवाइजिंग पॉलिटी ये मैंने टेस्ट दे दिया, एंड यही यहाँ पे मैं सिर्फ सेक्शनल दे रही हूँ, ओनली पॉलिटी। तो यहाँ पे मेरा ये एक पार्ट ख़त्म हो गया पॉलिटी का। फिर जब मैं दूसरे हफ्ते से दूसरा सब्जेक्ट पूरा करूँगी, फिर मैं उसका टेस्ट दूँगी। तो इस तरीके से हमें चलना है, फुल लेंथ टेस्ट की यहाँ पे हमें बात नहीं करनी है, समझ गए। तो इसको यहाँ पे रखो। अब क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट उठाया सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने बता दिया, उसको अटैम्प्ट करो। उसके बाद उसके आंसर्स चेक करने हैं हमें। क्या करना है, आंसर कैसे चेक करने हैं, हमने सबसे पहले तो OMR में जहाँ पे भी आपने मार्क किया उसको चेक करोगे। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे ये रॉन्ग है, ये टिक है, एक्सेट्रा, जो भी आपको करना है, या OMR पे कैलकुलेट भी कर लिए मार्क्स की, जितने भी मार्क्स आए। सपोज 75 मार्क्स आए आप आउट ऑफ 200, ठीक है। मार्क्स से हमें मैटर नहीं करता ज़्यादा, छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, जो टेस्ट का सोल्यूशन मिला होगा आपको उसको गो थ्रू करना है। जो आपके सोल्यूशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, या जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, उनको तो हमें ऐड करना है अपनी मिस्टेक शीट में। मतलब ये क्वेश्चन आपको पता थे, मतलब ये आपके सोर्स में कवर्ड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी का टेस्ट है, तो पार्लियामेंट पे कोई क्वेश्चन पूछा था जो आपने गलत कर दिया। अब पार्लियामेंट का सोर्स तो है ना आपके पास, वो जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम योर ओन सोर्स, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा उसे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जो आपके गलत होंगे, उसको एक अलग से मिस्टेक शीट बनाओ उसी सब्जेक्ट की, उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। कि मैंने ये पॉइंट गलत किया था, ये पॉइंट गलत किया था, ऐड कर लिया वहाँ पे, ठीक है। बाकी एक ऐसा क्वेश्चन जो सोर्स में नहीं था, ठीक है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा था, देखा भी नहीं था, इट वॉज कम्प्लीटली अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। वो स्टैटिक्स से भी हो सकता है। अगर कुछ करंट से ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, एंड यू थिंक दैट करंट अफेयर हैज़ सम वैल्यू, कोचिंग में बहुत फालतू से टेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो यू जस्ट कीप इट फॉर बीइंग इन द सेफर साइड, उसको रख लो अलग से। तो जो ऐसे न्यू क्वेश्चंस होंगे जो सोर्स में नहीं है, उनको अलग से ऐड करो। ये क्या करेंगे, आपकी नॉलेज को ब्रॉड करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें डिवाइड करना है सोल्यूशंस को। तो सोल्यूशंस को देखना है, और उसको चाहे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ये काम, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो, ऑफलाइन मतलब एक शीट ले लो पॉलिटी की, उस पर लिखते जाओ, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या करना है, यू हैव टू मेक अ रेपोजिटरी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज रेपोजिटरी बन जाएगी, एक तो मिस्टेक शीट बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी ऐड वाली, जिसमें आपने नए नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, नए नए करंट अफेयर्स ऐड किए हैं उस सब्जेक्ट्स के, वो सब, ठीक है। उसके बाद उसको रिवाइज करो लेटर ऑन, जब भी आप उस सब्जेक्ट पे दोबारा आओगे इन दैट 5 मंथ्स पीरियड, ठीक है। तो ये करना है। अब ये होता है हमारा कि सोल्यूशन के साथ क्या करें। अब जिसको आप एनालिसिस बोलते हो कि एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस करके काफ़ी ज़्यादा हाइप होता है। क्या होता है एनालिसिस, आपको सबसे पहले देखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने कुछ गेस वर्क किया है, तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लॉजिक है ऐसा जो काम किया, एंड कौन सा लॉजिक ऐसा है जो काम नहीं किया। अब लॉजिक में मेरा मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट में आप लॉजिक लगा रहे हो बैठ के, जुडिशरी के सिंपल क्वेश्चंस में लॉजिक लगा रहे हो, नहीं। लॉजिक वहाँ लगता है जब नॉलेज फेल हो जाती है। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज इज़ ऑलवेज अबव एनी लॉजिक, ठीक है। अगर कोई फैक्ट है जो लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है, बट आपको पक्का याद है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है और ये ऐसा ही है, तो गो ऑन योर नॉलेज एंड नेवर ऑन योर लॉजिक, ठीक है।
तो लॉजिक वहाँ लगाना होता है जो क्वेश्चन नहीं पता है हमें, है ना। और लॉजिक मोस्टली हम हमें लगाते हैं, ये वाली चीज़ें हमें हेल्प करती हैं एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में। जैसे लॉजिक क्या होता है, वर्ड प्ले हमने कहीं कर दिया, मतलब किसी बुक का नाम है, उसको पूछ लिया कि कौन से ऑथर ने लिखी है, या किसी जो वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना मेडिवल में कि व्हाट डज़ दिस वर्ड मीन, उसको थोड़ा सा हम वर्ड से अटैच करने की कोशिश करते हैं कि जैसे समथिंग रिलेटेड टू, अगर पानी है लाइक पानी समथिंग, तो वो वाटर से रिलेटेड होगा, या कुछ संस्कृत वर्ड लग रहा है तो वो एंशिएंट से होगा, कुछ इस्लामिक वर्ड लाइक कुछ ऐसा उर्दू टाइप का वर्ड लग रहा है तो वो मेडिवल हिस्ट्री से हो सकता है। ये जो हम ऐसे वर्ल्ड में लॉजिक लगाते हैं वर्ड प्ले में, वो सब यहाँ पे देखना होता है कि अच्छा, जैसे मुझे पता चल गया था कि अच्छा मेरी मेडिवल में मैं काफ़ी अच्छा हिट रेट है, मैं समझ लेती हूँ, मतलब पता चल जाता है मुझे कि एंशिएंट मेडिवल में मैं गेस वर्क कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है फर्स्ट गेस एंड सेकंड गेस। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको देख के पहली बार में अगर मुझे कुछ हिट किया कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और सोचा उस पर और मैंने कुछ और मार्क कर दिया एंड मेरा सही वही था जो मैंने पहली बार में सोचा, इसको बोलते हैं फर्स्ट गेस एंड सेकंड गेस। मतलब जो पहले इंस्टेंस पे मेरे माइंड में आया वर्सेस मैंने उसको ओवर थिंक करके गलत कर दिया। ये भी नोटिस करना है कि क्या मेरा हमेशा फर्स्ट वाला, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता है तो मेरे दिमाग में पहली बार जो स्ट्रक किया कि हाँ यार यही होना चाहिए दो आंसर में से, वही यूजुअली सही होता है, सेकंड वाला गलत होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो लॉजिक करना है एंड ये गेस वर्क करना है। उसके बाद क्या करना है, अब अगर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 40 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए, तो उन 40 क्वेश्चन के साथ हमें क्या करना है, उनको जब टेस्ट आपने पूरा चेक कर लिया, ठीक है, नंबर भी कैलकुलेट हो गए, सब कुछ हो गया, अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उन 40 क्वेश्चंस में बिकॉज नंबर तो मिल गए मुझे। अब क्या करना है उन 40 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अब उन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एंड जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अब तुमने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, उसमें से कुछ सपोज करो 25 तुम्हारे गलत हो गए एंड 15 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए, कुछ भी हो सकता है ये नंबर, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करो कि तुम्हारा नेट पॉजिटिव कितना आ रहा है एंड अगर तुम्हारा फाइनल जो स्कोर बनेगा वो नेट पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें और अटेम्प्ट करने चाहिए, यू शुड अटेम्प्ट और मोर, ठीक है। अगर नेट नेगेटिव बन रहा है तो तुम्हें अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ये एक्चुअली एक तरीका होता है ऑफ फाइंडिंग हाउ एक्यूरेट यू आर, हाउ एक्यूरेट इज़ योर गेस वर्क, ठीक है। एंड ये चीज़ एक टेस्ट में नहीं देखनी है, 2 में नहीं देखनी है, यू हैव टू सी दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब मेक इट अ हैबिट कि जितने भी टेस्ट दे रहे हो सब में ये प्रैक्टिस करो विद द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि मेरा नेट पॉजिटिव ही आता है, समझे। ये करना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के साथ। अब तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशंस का क्या करना है मुझे, उसके बाद एनालिसिस क्या करना है एंड उसके बाद अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के साथ क्या करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैसे डिसाइड करने हैं मुझे। देखो, सबसे पहले तो डू नॉट फिक्स अ पर्टिकुलर नंबर। ये पहले से सोच के बिल्कुल भी मत जाना कि मुझे 80 ही अटेम्प्ट करने हैं, 70 ही अटेम्प्ट करने हैं। नो, दिस डिपेंड्स ऑन द पेपर डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। पेपर किस तरीके का आ रहा है, वो ज़्यादा फैक्चुअल आ रहा है क्या, ज़्यादा कंसेप्चुअल आ रहा है क्या, उस बेसिस पे डिपेंड करो, ठीक है, उस बेसिस पे डिसाइड करना। अब यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 2023 का जो पेपर था वो बहुत डिफ़िकल्ट आया था, ठीक है। इस पेपर में मैंने जीएस में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और मेरा हो गया था ये क्लियर विद गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन। जैसे जीएस की जो यूआर की कट ऑफ थी वो 74 या 76 थी और मेरे मार्क्स कुछ 86 आए थे, तो करीबन 10 नंबर ज़्यादा आए थे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 70 अटेम्प्ट किए क्योंकि यहाँ पे मैंने मोस्टली वही, एक तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो मैंने यहाँ पे गेस वर्क नहीं किया, मतलब मैं गेस वर्क ज़्यादा करती भी नहीं हूँ वैसे। तो मैंने जो भी मुझे ऑलमोस्ट 80% श्योर थे वही वाले अटेम्प्ट किए और श्योर वाले अटेम्प्ट किए, जिसमें मैं श्योर थी वो अटेम्प्ट किए एंड बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ गेस वर्क मैंने यहाँ पे किया था कि ये पेपर था नहीं वैसा। और फिर मुझे आइडिया भी लग गया था कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है, पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, तो उतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगी कट ऑफ। तो ये सब चीज़ें आपको वहीं पे पेपर में बैठ के थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ पेपर ईजी आया है या मुश्किल आया है, ठीक है, पूरा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे 70।
अब जब 2024 का क्वेश्चन ईयर आया, मुझे आइडिया नहीं लग पाया कि ये पेपर ईजी है इससे, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो कि 2024 में मेरा उतनी अच्छी प्रिपरेशन तो अच्छी थी मेरी, बट जस्ट आई डोंट नो, ये वाला आइडिया शायद मुझे यहाँ से गलत लगा, जो मैं इसीलिए बता रही हूँ अभी। मैंने सोचा कि मैंने 23 में 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो इस बार भी 70s में अटैम्प्ट करूँगी, हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा गेस वर्क नहीं किया, मैंने इस पेपर में डिफेंसिव खेला था, तो मैंने यहाँ पे भी डिफेंसिव ही प्ले किया, जबकि ये पेपर ईजी था, फैक्चुअल था, तो यहाँ पे मुझे अटैकिंग मोड में रहना चाहिए था, मतलब गैस वर्क करना चाहिए था और ज़्यादा, बट मैंने नहीं किया। यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 73 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और ये वाला प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। हालांकि बस 2 मार्क्स से नहीं हुआ था, ठीक है, आई मिस्ड इट बाय 2 मार्क्स, बट चलो ठीक है। अब फेल्ड प्रीलिम्स इज़ अ फेल्ड प्रीलिम्स, डजेंट मैटर कि 1 मार्क्स से हुआ है या आधे मार्क्स से हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बोल रही हूँ कि ये गलती मत करना। जैसे मेरे दिमाग में एक जानबूझ के नहीं, बट फिर भी अपने आप ही वो आइडिया बन गया था कि 70 क्वेश्चन पे हो गया था, तो यहाँ पे भी 73 में हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट यहाँ पे करने थे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी सेट कंडीशन लेके मत जाओ पेपर में। सब कुछ पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, एंड यू शुड डेवलप, थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए वहाँ पे कि पेपर किस लेवल का है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब क्या करना है, वही अपने एवरेज नंबर पे कैसे आए। एक आइडियल अगर मैं बताऊँ कि एवरेज कितना होना चाहिए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार 80s में मैं अटैम्प्ट करती हूँ तो सही है। तो अब मैं ये मेरे लिए ये लगा है कि 80s में मुझे अटैम्प्ट करने हैं, लाइक 85 प्लस अटैम्प्ट करने हैं। अब ये मेरा आइडिया है अपने बारे में। आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी आइडेंटिफाई करनी है थ्रू मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट दो, एंड वहाँ पे टेस्ट में ना वेरी करते रहो नंबर, मतलब सबसे पहले जो 2-3 टेस्ट होंगे उसमें सिर्फ श्योर वाले क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो, कि जो तुम्हें पक्का पक्का श्योर है वही अटैम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसको बढ़ाओ कि गैस वर्क लो, थोड़ा सा रिस्क लो, उसके बाद वो रिस्क को और बढ़ाओ। ऐसे पता चलेगा आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बिल्कुल श्योर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स ऐसे रहेंगे, जब आप थोड़ा सा और गेस लोगे तो वो ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पहुँच जाए। फिर आप जब आपने इससे भी आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस पे, तो वो नंबर ड्रॉप करने लगेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसे कर्व हमें बता देता है कि हाँ, यहाँ पे ही मुझे रुक जाना चाहिए था, या मैं इतना ही गेस ले सकता हूँ। तो इस तरीके से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वर्क आपको खुद करना पड़ेगा कि अपना एक्यूरेसी लेवल ढूंढो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है, या मीडियम एवरेज है, या अबव एवरेज है, एंड इस नंबर को वेरी करके देखते रहो। बट अगेन ये सब हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बस कर सकते हैं एक एवरेज। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर में बैठ के तुमसे जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, तुम जितना लॉजिकल गेस ले पाओगे उतना अच्छा है। तो एम फॉर एज मेनी एज यू कैन, बट ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी रैंडम गेसेस, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने टेस्ट हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो देखो, आइडियली जो मैं बता रही हूँ नंबर ऐसा होना चाहिए कि 2-3 टेस्ट दे दो पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट से मेरा मतलब है 100 क्वेश्चन वाले, मतलब 100 क्वेश्चन वाले आप जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। जैसे सेक्शनल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सेक्शनल तो जैसे आप पहले अगर 1-2 हफ्तों में टेस्ट दोगे तो एक सब्जेक्ट के आप दो पार्ट में डिवाइड करके दोगे, लाइक पहला है आधा सब्जेक्ट, फिर आधा सब्जेक्ट। जब ये होता है हमारा पहला रिविज़न, जब हम पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के साइकिल में, लाइक जनवरी के बाद हम दो साइकिल्स में तो रिविज़न करते ही हैं ना। तो पहला रिवीजन वो होता है जब हम सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं जान के बाद, उसमें हम सेक्शनल्स में डिवाइड करके देते हैं टेस्ट, कि यहाँ पे आधा सिलेबस दिया, यहाँ पे आधा सिलेबस। सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन में जब हम पूरे टेस्ट देंगे, तब इंश्योर करना कि एक टेस्ट तो यहाँ पे हो गया पॉलिटी का, इन दोनों को मिला के, बाकी के 2 टेस्ट यहाँ पे दे दो सेकंड साइकिल में। तो ऐसे बोल रही हूँ कि 100 क्वेश्चन वाले एक सब्जेक्ट के 2 से 3 टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। इसमें आप अलग अलग कोचिंग वेरी करो, मतलब जैसे अलग अलग कोचिंग के दे देना। जैसे एक तो विजन के सब देते ही हैं, बाकी जो भी आपको बढ़िया लगे वो दे दो। जैसे कि फोरम हो गया, वाजीराम हो गया, और जो भी आपको अच्छा लगे, शंकर हो गया, जिस चीज़ की भी आप देते हो वो सब दे दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आइडल नंबर मेरा यही होता है, 2 से 3 सब पर सब्जेक्ट। फिर ये सेक्शनल्स की बात है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट वाइज। अगर मैं FLTs की बात करूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो वाला FLT वो हम एट अ लेटर स्टेज दे सकते हैं, लाइक अप्रैल के बाद मई में दे दो, या मतलब भी ये अपने आप है। मुझे FLT की ज़्यादा यूटिलिटी लगती नहीं है, एक्सेप्ट फाइंडिंग द ऑप्टिमल क्वेश्चंस एंड ऑल, बिकॉज नॉलेज बढ़ाने में एंड मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में मुझे सेक्शनल्स ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं। तो FLT आपके ऊपर है। अगर जैसे आप अभ्यास देते हो फॉर एग्जांपल, तो अभ्यास में तो ऑलरेडी हम 3 FLT दे देते हैं, और फिर कुछ ओपन मॉक्स होते हैं कोचिंग्स के, वो भी हम देते ही हैं।
तो वहाँ से हो जाता है FLT, तो खुद से अगर ना भी दो FLT वर्क्स। ठीक है, तो ये हो गया सीन इसका। तो इसमें इतना ही। ठीक है, अब गैस वर्क पे भी बात कर लेते। तो देखो, गैस वर्क में ना कभी भी रैंडम गैस मत लेना आप। ठीक है, रैंडम गैस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, मैंने कभी सुने ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तब भी मैं मार्क करके आ रहा हूँ, ऐसा मत करना। इसको बोलते हैं रैंडम गैस। कोई आपके पास लॉजिक नहीं है उसको चूज़ करने का, बट फिर भी जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, डोंट डू दैट। ठीक है, तो ऐसा रैंडम कैसे मुझे नहीं लेना है। अब 50-50 वाला है जिसमें मुझे 50-50 कन्फ्यूजन है, मतलब मुझे पता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा इसको अटेम्प्ट करना। अब बाकी के वही जो नॉर्मल लॉजिक्स होते हैं वो हमें अप्लाई करने ही करने हैं, जैसे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, फैक्चुअल ज़्यादा हो गई स्टेटमेंट। बाकी ये वाला जो नॉर्मल लॉजिक होता है ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री करने का अलग लॉजिक है, पॉलिटी का अलग है, वो कभी बाद में बात करेंगे इफ़ आई ब्रिंग अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो ये जो नॉर्मल लॉजिक्स हम सबको पता होते हैं वो हैं ये। अगर आपको नहीं पता है ये नॉर्मल लॉजिक्स एंड इन पे भी वीडियो चाहिए तो बता देना। ठीक है, लाइक आई कैन ट्राई टू कम अप विद सच वीडियोज़ एज वेल। ठीक है, तो गैस वर्क की बात हो गई, रैंडम गैस नहीं लेना है, 50-50 तक चलेगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे लेने हैं। ठीक है, तो अब इन पे बात कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वी डू नॉट हैव टू ओवर एनालाइज अ टेस्ट। ठीक है, ओवर एनालिसिस। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये है कि डू नॉट ओवर एनालाइज अ टेस्ट। ओवर एनालिसिस का मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर बैठे हुए हैं कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, मैं इसको ऐसे सोचता, मैं इसको ऐसे सोचता। अरे इतना सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया तो छोड़ो अब उसको। बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन गलत होने का बेसिक रीज़न क्या होता है कि नॉलेज नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में। तो उस क्वेश्चन की नॉलेज लो और आगे बढ़ो, उसको ऐड करो एंड मूव अहेड। ठीक है, ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचना है। दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ रीजनिंग। दिस मतलब आई बिलीव कि प्रीलिम्स से 60% तो 60-70% इज़ नॉलेज बेस्ड। अगर आपको नॉलेज अच्छी है, आपने प्रिपेयर अच्छा किया है, किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा क्लियर। तो ये ज़्यादा एनालाइज भी इसमें मत जाना। जो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते हैं कि हाँ प्रीलिम्स इज़ नॉट अ नॉलेज गेम, इट इज़ प्योरली अ रीजनिंग गेम, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो एनालिसिस नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है कि भाई एक टेस्ट को 2-2 दिन लेके ही बैठे हैं, पूरा वही टेस्ट पे लगे हुए हैं, नहीं। टेस्ट दो, ये पूरा का पूरा काम आधे दिन में होना चाहिए। 2 घंटे का टेस्ट और उसका और 2 घंटा एनालिसिस, तो हाफ अ डे में टेस्ट और उसका एनालिसिस ख़त्म करो। मैक्सिमम ले लो कि 3/4 ऑफ अ डे ले लिया। चलो कभी कभी ऐसा होता है किसी टेस्ट के सोल्यूशंस बहुत ही लेंदी होते हैं, आई एग्री कि उन सोल्यूशंस को पढ़ने में और उनको ऐड करने में ही हमारा आधे से ज़्यादा दिन चला जाता है, बट नॉट मोर देन अ डे। ठीक है, मतलब एक दिन रख लो टेस्ट का कि एक दिन में मुझे बस टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है बस, लेकिन सेम डे ख़त्म करो उसको। उसके बाद डू नॉट रन बिहाइंड रैंडम लॉजिक एंड ट्रिक्स, जैसे मैंने बता दिया है, बिकॉज ट्रस्ट मी ये सब चीज़ें सेटिस्फाइंग लग सकती हैं लेकिन हेल्प नहीं करेंगी लॉन्ग रन में। उसके बाद ये मैंने बता दिया, नॉलेज ओवर एनी लॉजिक और ट्रिक। सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन ब्रॉडनिंग योर नॉलेज एंड अपने नॉलेज के कवरेज को बढ़ाने की कोशिश करो, नॉलेज के एप्लीकेशन को बढ़ाने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि हमें नॉलेज की कमी नहीं होती है, कमी होती है कि नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं आ पाता है हमें। इसी चीज़ के लिए है बस टेस्ट, जो नॉलेज है, जितनी नॉलेज है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कैसे करना है बस। उसके बाद अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टेस्ट देके सीधा छोड़ दिया, उसको भूल गए, नहीं। डो नॉट लीव द टेस्ट विदाउट फॉलोइंग दीज स्टेप्स ऑल्सो। ठीक है, तो बस यही है क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है, ओवर एनालाइज मत करो टेस्ट को। एनालिसिस करके ये भी बहुत ज़्यादा ही हाइप है, कुछ नहीं होता है एनालिसिस, बस यही होते हैं कि सोल्यूशंस देख लिए, अपना थोड़ा सा लॉजिक वर्क देख लिया, थोड़ा सा गैस वर्क देख लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक एवरेज आइडिया ले लिया, बस। देयर इज़ नथिंग फैंसी इन एनालिसिस अ टेस्ट। ठीक है, एंड या कोई फालतू की लॉजिक ट्रिक वीडियो पे तो प्लीज़ मत जाना। अब देखो, ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, कुछ लोग होंगे जो 2025 का पेपर लेके बैठेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि देखो हाउ यू कैन अचीव 110+ मार्क्स विदाउट नॉलेज। ये देखो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। देखो एक बार पेपर हो जाने के बाद ना कोई भी बन सकता है स्मार्ट, मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी बोल दूँगी कि भाई सारे क्वेश्चंस मैंने ट्रिक से कर दिए। नहीं, एक बार पेपर हो गया उसके बाद तो कोई भी हम ट्रिक उस पर अप्लाई कर लोगे। रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, बट तो इन सब के पीछे मत पड़ना। अगर कोई किसी भी इंसान का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है 26 में तो प्लीज़, ये सब चीज़ें ना फ्रॉड होती हैं या स्कैम होता है, मैं आराम से बोल रही हूँ। तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं
इतना कॉन्फिडेंट ना कोई नहीं होता एग्ज़ाम देते वक्त कि हाँ ये तो इतना ईजी था, इसमें तो ऐसे सोचते हो जाता, नहीं होता भाई, ये सब स्कैम है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो बस यही है कि एक चीज़ याद रखना कि प्रैक्टिस विल ऑलवेज हेल्प यू मोर देन रीडिंग इन प्रीलिम्स स्पेशली, ठीक है। तो अगर किसी सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ लिया है, अब उसको दोबारा रीड करोगे, उससे बेहतर है कि उसका टेस्ट लगा लो 2-3, उसमें ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। एंड अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉलेज ओवर एनी लॉजिक एंड ट्रिक, ठीक है। तो बस यही था, बेस्ट ऑफ लक, ये सब चीज़ें फॉलो करो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, तो इसकी बात हो गई, ठीक है। तो ये पर्पस ध्यान रखना, उसके बाद ये सब चीज़ें लाइक सोल्यूशंस को किस तरीके से ऐड करना है, रेपोजिटरी बनानी है, लॉजिक्स ऐड करने हैं, गेस वर्क, फर्स्ट सेकंड गेस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के साथ क्या करना है, इसी को कहते हैं एनालिसिस, यही है पूरा। अपना प्रोबेबिलिटी जो भी लगा रहे हैं यहाँ लगाओ बस। उसके बाद कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो मैंने बता दिया कि हमारा क्या बायस आ जाता है कि हमने पहले कितने अटैम्प्ट किए थे तो इस बार भी उतने अटैम्प्ट करूँगा, ऐसा एक बार एक प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद भूल जाओ उसको, गिव द नेक्स्ट प्रीलिम्स विद द न्यू माइंड, ठीक है। हाउ टू अराइव एट द एवरेज क्वेश्चन ये भी बता दिया मैंने। अपने वैरिंग लाइक नंबर को वेरी करके चेक करो, कितने टेस्ट देने हैं, 2 से 3, बस गेस वर्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ इसको ध्यान रखना बस, ये वाला पॉइंट, एंड स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, जितनी भी बेसिक बुक्स हैं उनको जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी है, भाई कम से कम 10 बार पढ़ के जाना सारी बुक्स। लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये जो फैक्ट हैवी बुक्स है ना, पढ़ के जाओ एटलीस्ट 10 बार, नहीं पढ़ सकते 6-7 बार तो पढ़ के ही जाओ, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब बता देना हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वॉच्ड टिल हियर एंड इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है, बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ एडिशनल मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड you have any doubt, you disagree with anything, or you have any further comment, please put them in the comment section, ठीक है। and I'll see you in the next video. Also if you have any ideas or if you want a particular video, वो भी मुझे बता देना, ठीक है, comment section में। Thank you.